नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश आपके साथ बात करेंगे हम लॉकडाउन की। लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने में हफ्ते भर का समय रह गया है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर मरीजों की संख्या एक भी बढ़ती है तो फिर इसे हटाने पर विचार करना पड़ेगा। जाहिर है इस पीरियड में सभी को अपने घर में रहना है और घर में रहते हुए सभी जिम्मेदारियां निभानी हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बिठाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, इसकी तस्वीरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने में जुटे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी लॉकडाउन के चलते अपने घर में बैठने को मजबूर हैं। कोरोना के असर को खत्म करने की मुहिम का हिस्सा है। हालांकि द्विवेदी उस मुहिम को भी जोर शोर से चलाने में जुटे हैं, जिससे कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में लगे वायरस को खत्म किया जा सके। लेकिन वक्त की दरकार है कि अब ये जिम्मा घर पर बैठकर उठाया जाए। लिहाजा मंत्री सतीश द्विवेदी इसमें कोई ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। हालांकि दिनचर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। सुबह का वक्त भी पहले जैसा नहीं रहा। लॉकडाउन के पीरियड में वह सुबह उठने के साथ सबसे पहले खुद को फिट करने की कवायद में जुट जाते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले ट्रेडमिल पर दौड़ लगाना शुरू करते हैं। फिर योग के जरिए खुद को संतुलित करते हुए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में जुट जाते हैं। चाय के इसी दौर का अंत अखबार पर भी होता है। वैसे तो महकमे में फिलहाल कामकाज बंद हो गया है, लेकिन खबरों की दुनिया से वाकिफ होना भी एक जिम्मेदार होने की निशानी है। अपनी सेहत पर इतना वक्त खर्च करने के बाद सतीश द्विवेदी जो पहला काम करते देखे जा सकते हैं वो है चाय बनाना। परिवार के लिए मंत्री को चाय बनाने में कोई हिचक नहीं महसूस होती। भले हमारी जंग कोरोना से हो, लेकिन इस वक्त के फलसफे बेहद अलग हैं। तमाम दुश्वारियों और शिकायतों का अंत एक छत के नीचे हुआ है और इसमें हर कोई या तो कुछ नया कर रहा है या फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आया है, जो व्यस्तता के पहले हुआ करता था। हाँ, कुछ प्रयोग टेक्नोलॉजी ने जरूर बढ़ा दिए हैं, क्योंकि नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं से संवाद टैबलेट या आईपैड पर होगा, ये सोचना भले ही अतिरेक हुआ करता था, क्योंकि सीधा संवाद के आदी रहे हैं। लेकिन कोरोना इंपैक्ट ने यह भी कर दिया है। जाहिर है 24 घंटे में वक्त का पहिया बार बार सिर्फ काम पर नहीं घूम सकता। लिहाजा एक वक्त ऐसा भी आता है जब परिवार के साथ भी वक्त बिताना होता है, और उस वक्त सबसे बड़ा साथी होता है कैरम, जिसमें उनकी पत्नी और लखनऊ के कालीचरण पीजी कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कल्याणी, उनका बेटा कार्तिकेय और बेटी सुकृति भी साथ होते हैं। कोरोना संकट में तनाव के दौर में कुछ खुशनुमा पलों को चुराने की जरूरत भी है। बच्चों की छुट्टी है पर पापा घर पर हैं। इससे बड़ी सौगात भला नेताओं और मंत्रियों के बच्चों के लिए क्या हो सकती है। वरना तो वो भी समझते हैं कि पूरे प्रदेश की शिक्षा का भार उठाने वाले पिता अगर लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा का जिम्मा उठाने का मौका पा जाएं, तो इससे बेहतर तस्वीर भला क्या हो सकती है। आप चलो, आपके बाद मम्मा करेंगे। इसे मुश्किलों का दौर देश और दुनिया के लिहाज से कहना गलत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा इंसानों पर मंडरा रहा है। वरना सोशल मीडिया तो मानने लगा है कि प्रकृति ने अपना संतुलन स्थापित कर लिया है, और इसके पीछे तमाम तर्क गिनाए जा रहे हैं। पर क्या वाकई ऐसा है?
क्योंकि कोरोना की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता। यही वजह है कि मदद के लिए बड़े बड़े लोगों ने अपने खजाने को खोल दिया है। तो वहीं जो सत्ता में है उन्होंने अपना दिल बड़ा कर दिया है। और ऐसी खबरों की पुष्टि के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री का भरोसा बढ़ता है एबीपी गंगा पे, जिसे वो लॉकडाउन के पीरियड में जरूर देखते हैं। जब बात वैश्विक संकट की है तो शिक्षा मंत्री होने के नाते फर्ज बनता है कि वो इसे लेकर भी लोगों को जागरूक करें और सावधान करें, और इसमें भी वो पीछे नहीं रहे। एबीपी गंगा के माध्यम से आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि घर पर रहें, वर्क फ्रॉम होम करें, अपने बच्चों के बीच समय बिताएं, परिवार के बीच समय बिताएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हर आधे घंटे पर कम से कम 20 सेकंड के लिए अपने हाथ धुलें, हाथों को सैनिटाइज करें, घर में साफ सफाई रखें। इन सभी दिशा निर्देशों का हम सभी पालन करें। सिर्फ विभाग की जिम्मेदारियां ही नहीं बल्कि शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के पास सोनभद्र जिले का भी प्रभार है। विधानसभा के बड़पुर मंडल के अध्यक्ष और बड़े ही होनहार, बहुत ही सक्रिय भाजपा कार्यकर्ता और पत्रकार छोटे भाई नितेश पांडे जी, आकाशदीप जी, पुनीत पटेल जी, आप सभी लोग और खुद सिद्धार्थनगर जिले से चुनकर आते हैं। ऐसे में दोनों जिलों में संवाद कर वो इलाकों का हालचाल लेने से नहीं चूकते। व्यवस्था का और इस कोरोना महामारी से लड़ने की व्यवस्थाओं का पालन कर रहे हैं हमारे युवा कार्यकर्ता सत्यप्रकाश मौर्य जी, हमारे बांसी से सरोज बाबा जी, और इन्हीं के आईडी पर ब्रह्मदेव पासवान जी। हाँ, इसके लिए उन्होंने तरीका जुदा कर रखा है। बजाय घर में बात करने के, इसके लिए वो वॉकिंग का रास्ता अख्तियार करते हैं और सिद्धार्थनगर के साथ साथ सोनभद्र के अधिकारियों से इसे लेकर बातचीत करते हैं ताकि वहां की व्यवस्थाओं पर अपडेट ले सकें। और कुल मिलाकर क्वारंटाइन में बाहर अस्पताल में कितने लोग हैं क्वारंटाइन में, बाहर स्कूलों वगैरह में कोरोना का ये संकट कितना लंबा चलेगा और कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा, इससे निपटने के इंतजाम तो लगातार किए जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए उन्होंने न केवल बेसिक शिक्षा की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं बल्कि छात्रों को भी अगली क्लास में प्रमोट करने के निर्देश दे दिए हैं। वो आपकी देखरेख में नहीं है। अब इंतजार है तो बस लॉकडाउन हटने का, ताकि वक्त के इस ठहराव को हटाकर काम को गति दी जा सके। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सिर्फ शिक्षा मंत्री ही नहीं बल्कि कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी लॉकडाउन के दौर में घर पर समय काटने को मजबूर हैं। ऐसे में वो अपने विभागों के काम निपटाने के साथ ही घरों के काम करने में भी पीछे नहीं हैं। जाहिर है इस मुश्किल घड़ी में प्रदेश के साथ अब परिवार का जिम्मा भी उनके कंधों पर है। कोरोना के इस दौर में जनता को घर पर रहना है, वो भी अपनी हिफाजत के लिए, परिवार की हिफाजत के लिए। इसके लिए बाहर सड़कों पर पुलिस और दूसरे विभाग के लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है। सरकार ने बीमारी को लेकर महामारी तो घोषित नहीं की, लेकिन इससे निपटने की कवायद महामारी की तर्ज पर की जा रही है। इसमें सबसे खास बात यह है कि एक अधिनियम के तहत ही इसमें सबसे ज्यादा कार्रवाई की जा रही है। ये कानून का मसला है।
तो ये देखना भी दिलचस्प हो जाता है कि प्रदेश के कानून मंत्री लॉकडाउन के इस दौर में क्या कर रहे हैं। दूसरे कई विभागों की तरह कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के महकमे की जिम्मेदारियां जनता से जुड़ी जरूर हैं, पर जनता से ज्यादा वास्ता उनका अधिकारियों और कर्मचारियों से पड़ता है। लॉकडाउन के इस दौर में मंत्री ब्रजेश पाठक अपने परिवार के साथ वक्त तो बिता ही रहे हैं, अपने सहकर्मियों के साथ विभागों के कामकाज भी निपटाते चल रहे हैं। हालांकि ब्रजेश पाठक की दिनचर्या शुरू होती है पूजा पाठ करने के साथ। जिसमें वो घर में ही बने मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। जिस दौर में परिवार के बाद सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो भगवान की, क्योंकि उसी का आशीर्वाद दुनिया के इस संकट को खत्म कर सकता है। लेकिन भगवान और इंसान के बीच का फर्क दिखाती है भूख। हालांकि ये भूख इंसानों के बीच का फर्क भी मिटाती है। कोई भी हो उसे भूख जरूर लगती है। तो ऐसे में भजन के बाद भोजन की सुध उन्हें किचन तक ले आती है, जहां वो स्वाद के लिए सब्जी पकाने से भी गुरेज नहीं करते। वक्त भोजन का हुआ तो लगे हाथ टीवी भी देखने का वक्त भी मिल जाता है। नाश्ता और टीवी का ये डबल डोज सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिहाज से भी जरूरी है। हालांकि इस बीच उनकी पत्नी उनका साथ देती है। ऐसा नहीं है कि इस दिनचर्या का हिस्सा बच्चे नहीं बनते। बच्चे होते हैं तो वो अपनी समस्याएं लेकर। समस्या किताब के सवालों के तौर पर होती हैं, जिसे बताने के लिए मंत्री ब्रजेश पाठक की भूमिका बदल जाती है और वो यहाँ प्रदेश के मंत्री नहीं बल्कि पिता के तौर पर जवाब देने को बाध्य होते हैं। जग के उसी विधाता ने कर दी मेरे अधीन कलम, से गंगा लहरा देती है मस्ती ध्वज। इतना सब कुछ होने के साथ ही उन्हें अपने दफ्तर के काम भी निपटाने होते हैं, लिहाजा वो भी इस लॉकडाउन में जारी रखे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। मंत्री जी का मानना है कि प्रधानमंत्री और सरकार की अपील स्वास्थ्य के हित में है, लिहाजा इसे सबको पालन करने की जरूरत है। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से इसे हैंडल किया गया। लॉकडाउन की स्थिति में आप देख रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, परिवार के साथ हैं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ये पल बहुत कम ही आए होंगे कि परिवार में इतने दिन लगातार मुझे साथ रहने का अवसर मिला हो। लेकिन घर में रहें, सुरक्षित रहें, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, आज पूरी दुनिया उसका अनुसरण कर रही है। मुझे लगता है कि 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद हम सब कोरोना को हराएंगे, भारत जीतेगा। सुबह से लेकर शाम तक अपने दैनिक कार्यों को भी निपटाते हैं, सरकारी काम भी करते हैं, बच्चों के साथ भी रहने का अवसर मिला। घर में हर कदम पर साथ दिखने वाली ब्रजेश पाठक की पत्नी नम्रता पाठक भी सियासत की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन प्रदेश में बसपा सरकार के दौर में
वो राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पर राज्य मंत्री का दर्जा पा चुकी हैं। ऐसे में जब लॉकडाउन और कोरोना को लेकर सरकार संवेदनशील है, तो उनकी पत्नी नम्रता पाठक भी मानती हैं कि आम तौर पर परिवार को वक्त दे पाना तो मुश्किल होता है, लेकिन अब लॉकडाउन के पीरियड में परिवार के साथ जब समय मिलता है तो सभी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमें तो लगता है कि इतना टाइम तो कभी नहीं मिला होगा, पर घर में भी रह के तो देखिए काम तो चल ही रहा है। मतलब परिवार के साथ ही काम चल रहा है पूरा। सब आप देख रहे हैं, जो कि अभी तो आपने सुबह से देखा है कि सब बाकायदे राशन पानी होना, ये होना, वो होना, जगह जगह भेजना, सारी लिस्ट देखी जाती है। तो समय घर पे भी है और समय के साथ साथ काम भी चल रहा है। मतलब घर में बैठने के बाद दूरियां बनाते हुए बाकायदे अपने काम का जितना भी वो करना है वो घर में बैठ के चल रहा है काम पूरा। बहरहाल इस दौर के अनुभव सबके अपने अपने हैं। लेकिन ये सच है कि जिनके कंधों पर प्रदेश का जिम्मा है, वो इस दौर में चाहकर भी अपने कामकाज से मुंह नहीं मोड़ सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। एहतियात से कोरोना को मात। हाथ साफ तो कोरोना साफ। खुद को बचाएं। दूसरों को भी रखें महफूज। दिल मिलाएं, हाथ नहीं। नमस्ते करें। समझदार बनो, कोरोना से बचो। देश में कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच लॉकडाउन की मियाद भी अब हफ्ते भर की ही रह गई है। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि लॉकडाउन हटेगा या नहीं। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन की मियाद बढ़ा सकती है, क्योंकि कोरोना के मामलों पर काबू नहीं पाया जा सका है। दुनिया में कहर बरपा रहा है। समूची दुनिया के साथ हिंदुस्तान भी संकट से जूझ रहा है। यहां भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। माना जा रहा था कि शुरुआती कदम उठाने से इस पर अंकुश पाया जा सकेगा। मैं समझदारी के साथ कहता हूं, ये लंबी लड़ाई है। न थकना है न हारना है। यही वजह थी कि खुद प्रधानमंत्री ने 2 कदम उठाए। पहला 22 मार्च को उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। फिर देश को संबोधित करते हुए कहा कि 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है। 21 दिनों के इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से अपने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा खींचते हुए घर में रहने की अपील की थी। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। माना जा रहा था कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर इससे काबू पाया जा सकेगा, लेकिन हालात काबू में आने की बजाय बढ़ते चले गए। हालांकि इसके पीछे की बड़ी वजह दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज के जमात कार्यक्रम को जिम्मेदार माना जा रहा है।
क्योंकि जमात के लोगों ने पूरे देश में फैलकर मामला बढ़ा दिया। ऐसे में बीते कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन पीरियड बढ़ेगा या नहीं। हालांकि यूपी सरकार ने पहले ये संकेत दिए कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार को ये साफ करना पड़ा कि जब तक एक भी मरीज रहेगा तब तक लॉकडाउन हटाना मुश्किल होगा। यानी 159 केसेस हमारे जो है अब तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं और कुल हमारे प्रदेश में 305 केसेस हैं। यानी तबलीगी जमात से जुड़े हुए हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या आधे से भी ज्यादा हो गई। तो जो ये मीडिया में 1-2 दिन से चल रहा था 14 के बाद लॉकडाउन का, ये देखते हुए कि इसके कारण संवेदनशीलता बढ़ी है और अब हम पहले तो उन लोगों को टेकअप कर रहे हैं जो सीधे पेशेंट्स हैं लगभग 159, फिर सेकंड स्टेज में उन लोगों को हम डील कर रहे हैं जो उनसे जुड़े हुए थे या उनके साथ रहे हैं, और फिर उन लोगों को सी कैटेगरी के लोगों को भी हम ट्रेस कर रहे हैं जो बी कैटेगरी के लोगों से जुड़े रहे हैं या कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट में आए। इस संवेदनशीलता के बढ़ने के कारण ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई। वहीं कई राज्यों ने भी केंद्र को लॉकडाउन बढ़ाने के सुझाव दिए हैं, जिस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। IRCTC ने तो तेजस की बुकिंग भी 30 अप्रैल तक रद्द कर दी है। सर, इसके बारे में इससे पहले भी चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने एक डिटेल अपना उन्होंने नोट इशू किया था। अभी जैसे आपने बताया ये रिक्वेस्ट आ रही है स्टेट से, अगर इसके बारे में कोई भी डिसीजन अप्रोप्रिएट लेवल पर डिस्कशन के बाद लिया जाएगा तो मैं आप लोगों की दृष्टि में ले आऊँगा। हालांकि ये समझना जरूरी है कि अगर लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो कैसे ये मुमकिन होगा। इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कोरोना बीमारी के मुताबिक मरीजों की संख्या को। इसमें सरकार कोरोना को लेकर 4 स्टेज बनाएगी, जिसमें 7 दिन में एक्टिव मरीजों के आधार पर संख्या तय होगी। जैसे स्टेज 4 में ये संख्या जहां 50 होगी, तो वहीं स्टेज 3 में ये संख्या 20 या इससे ज्यादा, स्टेज 2 में 20 से कम होगी, स्टेज 1 में 15 से कम मरीज शुमार किए जाएंगे। इसी तरह सक्रिय मरीजों का प्रभाव को देखते हुए कुछ मानक बनाए गए हैं, जिनमें स्टेज 4 में 40% से ज्यादा प्रभावित, स्टेज 3 में 30% से ज्यादा का असर, स्टेज 2 में 30% तक जिसमें 1 से ज्यादा जिले शामिल हों, और स्टेज 1 में सिर्फ 1 जिले को शामिल किया जाएगा। हालांकि ये मानक बड़े राज्यों के लिए तय किए गए हैं, जबकि छोटे राज्यों के लिहाज से बात करें तो स्टेज 4 में 75% से ज्यादा और बड़े शहरी केंद्र पर पड़ने वाले असर को शामिल किया गया है, जबकि स्टेज 3 में 50% से ज्यादा और 2 जिले, स्टेज 2 में बड़े शहरों के केंद्र के साथ 2 से ज्यादा जिले होंगे, स्टेज 1 में बड़े केंद्र के साथ 1 जिला शामिल होगा। इसके साथ जनसंख्या के लिहाज से भी मरीजों की गणना की जाएगी और फिर प्रति 10 लाख के आधार पर आकलन किया जाएगा। प्रति 10 लाख में 2 या उससे ज्यादा मरीज स्टेज 4 में आएंगे। स्टेज 3 में मरीजों की संख्या 1 से 2 होगी, स्टेज 2 में 0.01 से लेकर 1 तक होगी, जबकि स्टेज 1 में 0.01 होगी। किसी भी राज्य में सक्रिय मरीजों के प्रसार की गणना का तरीका कुछ इस तरह होगा कि उस राज्य में उन जिलों की संख्या जहां सक्रिय मरीज हैं, उस राज्य में कुल जिलों की संख्या गुणा 100 कर कुल सक्रिय मरीजों की संख्या निकाल ली जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसका लॉकडाउन खोलने पर क्या असर पड़ेगा और कैसे लॉकडाउन खोला जाएगा। तो अगर इसे भी स्टेज के हिसाब से समझे तो स्टेज 4 जरूरी सुविधाएं चलेंगी, 65 से ऊपर के लोग घर से नहीं निकलेंगे, दूसरे राज्यों में नहीं जा सकेंगे, ट्रेन में अनारक्षित टिकट नहीं मिलेगा, बस ट्रेन में क्षमता से 1/3 कम टिकट बुक होंगे। जिस जिले में केस नहीं होगा वहां इंडस्ट्री शुरू होगी, लेकिन श्रमिक उसी जिले के होंगे। स्टेज 3 घरेलू विमानों से यात्रा होगी, लेकिन संक्रमित जिलों में नहीं, दूसरे राज्यों में नहीं जा सकेंगे, घरेलू विमान चलेंगे। जिस जिले में मरीज होगा वहां आवाजाही बंद रहेगी, बाकी जिलों में आ जा सकेंगे। जिन जिलों में कोई मरीज नहीं होगा वहां गैर जरूरी सामान भी आ जा सकेगा। स्टेज 2 स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे, शॉपिंग मॉल सिनेमा घर खुलेंगे, दूसरे राज्य में रेल और सड़क मार्ग से आ जा सकेंगे। ये देखा जाएगा कि बीच में स्टेज 3 और स्टेज 4 का शहर न आए। विमान से निचली स्टेज के शहरों में जा सकेंगे, सिर्फ वहीं जा सकेंगे जहां 28 दिन से एक भी केस ना आया हो। इंडस्ट्री में राज्य के किसी भी हिस्से से मजदूर काम कर सकेंगे। स्टेज 1
स्कूल कॉलेज शुरू होंगे पर कमरे में 50 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। रेल या सड़क मार्ग से एक से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत होगी। स्टेज 3 और स्टेज 4 शहरों में नहीं जा सकेंगे। उन जिलों में ट्रेन नहीं रुकेगी जहां मरीज होगा। जिन जिलों में 28 दिन में मरीज नहीं आया होगा वहां आने जाने की इजाजत होगी। धार्मिक स्थल खुल सकेंगे। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।